केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की धामी सरकार, दोनों सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार दफ्तर हो या थाने, कोतवाली हर तरफ आदमी को न्याय पाने की आस में भटकते देखा जा सकता है। सरकारी नौकरी में कुर्सी की हनक हो या वर्दी का रौब, हर बार आम आदमी को फटकार कर बाहर कर दिया जाता है। यही वजह है कि आम आदमी सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर पाता। आप कहेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल विभिन्न सरकारी विभागों में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और थाने कोतवाली में बैठे वर्दीधारियों के डर से निराश और परेशान होकर महीने के हर शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर के कैंप कार्यालय में पहुंचे लोगों की कतार यह बताने के लिए काफी है कि उन्हें न्याय पाने के लिए किस कदर भटकना पड़ रहा है। आज हल्द्वानी में सरकारी अधिकारियों के सताए ऐसे ही लोगों से जब अमृत विचार की टीम ने बात की तो पता चला कि वर्षों से लोग न्याय पाने की आस में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बुजुर्ग ने तो आंखों में आंसू लिए यहाँ तक कह दिया कि हम सरकारी अधिकारी के सितम से सताए हुए हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी भटकने को मजबूर है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मजबूरन कमिश्नर दफ्तर में आए हैं। वहीं सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र रौतेला ने कहा कि साल 2010 से रक्सिया नाले के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण के खिलाफ आवाज बुलंद की है, लेकिन 12 साल के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी ही कुछ कहानी सिडकुल की इंटार्क कंपनी के सैकड़ों श्रमिकों की भी है, जिन्हें कंपनी प्रबंधन और श्रम विभाग की काहिली की वजह से बेरोजगार होना पड़ गया। इधर लाल कुआं क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे स्टोन क्रशरों से भी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का यह दर्द सरकारी सिस्टम की कार्यशैली को दिखाने की एक वानगी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रदेश में सरकारी सिस्टम किस तरह से चल रहा है और सरकारी अधिकारी किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। यही वजह है कि न्याय पाने की आस में सिस्टम के सताए लोगों को कुमाऊं कमिश्नर जैसे उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की शरण में आने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि कमिश्नर दफ्तर से भी कितने लोगों को न्याय मिल पाता होगा, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन लोगों को फरियादी बनाने वाले इस सरकारी सिस्टम से हम इतना जरूर कहेंगे, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हम लोग जो है पिछले 2 दिन पहले नैनीताल में गए थे। वहाँ पर जो सिडकुल की तमाम समस्याएं थी उसको लेके हम लोगों ने एक ज्ञापन वहाँ पर दिया था, और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आ रखे हैं कि जो सिडकुल में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे इंट्राज की कंपनी हो, भगवती हो, पिछले लंबे 3-4 सालों से वहाँ पर सड़कों पर मजदूर संघर्ष कर रहा है। तो उसको लेकर वहाँ पर एक कमेटी गठित थी मजदूरों के बातों को सुनने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए। तो वो कमेटी आज के दौर में निष्क्रिय है, और इसीलिए उस जो कमेटी को सक्रिय करने के लिए और ईएसआईसी की मांग को लेकर और सिडकुल में जो औद्योगिक विभाग उत्पन्न हो रहा है उसकी मांग को लेकर आज हम कमिश्नर के पास आए हैं कि जो वहाँ पर कमेटी है डीएम के माध्यम से उसको सक्रिय किया जाए और मजदूरों की जो समस्या है उसको सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। हम गदरपुर के रहने वाले हैं, जन्म हमारा गदरपुर का है। हमारी ज़मीन जो है भैंसिया में है, गदरपुर के पास में। हमारे भाइयों ने हमें दुखी किया, हम लोग यहाँ से चले गए। महाभारत युद्ध होता था, हम 8 भाई हैं। हमारे छोटे भाइयों के पास 36 एकड़ ज़मीन है, सब हड़प ली। अब थोड़ी सी ज़मीन मोदी जी ने ये हमारे 8 भाइयों के नाम आई है, एक ही नंबर है। इसमें ये भी हड़पना चाह रहा है। मुझे कह रहा है तुमने पैसे ले लिए। अरे मैंने कहा मैं क्यों लूँगा, अभी बंटवारा हमारा हुआ। एसडीएम साहब ने कहा मैं तुम्हारे ये नाम, ये तुम्हारी ज़मीन मैं अलग करवा दूंगा। विश्वास देते देते तो मैं आया था इनके पास 3/2/2022 को, और इन्होंने कहा इनके घर में गया बाजपुर में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ये ज़मीन अलग कराऊँ। विश्वास करते करते मुझे ऐसा मक्खन लगाया कि कितने दिनों बाद आ रहा है। मैंने कहा 2002 से हम गदरपुर छोड़ के वहाँ चले गए ऋषिकेश। हम बंटवारे बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे बच्चों को बंद कराने के कागजों में आपसे साइन करा दिए गए। हाँ, सादे कागज पे बुलाया, विश्वासघात के मेरे भाइयों को बुलाया। 3 बार फोन किया पटवारी साहब ने। उसने पटवारी साहब ने फोन करके मेरे भाइयों को बुलाया और कहा एसडीएम साहब कह रहे हैं ऐसा तुम्हारे भाइयों का हम फैसला करते हैं, तुम्हारा बंटवारा तो अभी होगा नहीं क्योंकि कुर्रे बनेंगे।
कुर्रे बनेंगे। मैंने कहा साहब कुर्रे करो तभी तो बाहर बनेगी, कुर्रे में हम होगा तब हमारा जमीन अलग आएगी। करे नहीं तुम ऐसा कर, तुम्हारा फैसला कर देते। सेटिंग के लिए कह रहे कि तुमने 1.5 लाख लिया। मैंने कहा दिखाओ, कुछ है दिखाया तो दिखाओ। ये कागज थैले में है। ऐसे साहब ने उनसे 2 लाख रुपए तय, मेरे भतीजे ने बताया कि 2 लाख रुपया उन्होंने तय किया है कि इसकी जमीन हमारे नाम कर दो, हमारा फैसला रुका पड़ा। हमारी जमीन 18 एकड़ रुकी पड़ी है। ये जमीन सब जमीन 18 एकड़ को काटती हुई उसके बीच में है। तो साहब जब मेरे साथ सादे कागज पे दे के धोखा किया गया, विश्वासघात किया, मैं वहाँ पे रोने लगा। मैंने कहा ऐसे साहब आप मजिस्ट्रेट आदमी हो और आपने ऐसा मेरे साथ गलत किया, बुढ़े आदमी के साथ, आपको मेरी हाँ पड़ेगी। मैं आज उस दिन से रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ उस दिन से। मैं तैन नहीं आ रहा। मेरी थोड़ी सी जमीन है, 2 बीघा से भी कम है। इनको ये भी जलन हो रही कि ये भी 36 एकड़ जमीन छोड़ के हम चले गए। भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मर ना जाए, कोई मेरे लड़के अपना कमा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं बेचारे। हमारे गांव के बीचों बीच सागर स्टोन केसर द्वारा कुछ जमीन खरीदी गई है, जिसमें कि अब वो रिसाइकलिंग प्लांट के नाम पे खनन कर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पे गहरा गड्ढा खोदा जाएगा, करीब 10 मीटर गहरा। और वो जो गड्ढा खोदा जा रहा है हमारी जमीन से बिल्कुल सटा हुआ खोदा जा रहा है, जिस वजह से जो आसपास की सारी जमीन है वो कृषि योग्य फिर नहीं रहेगी, पूरी तरह से खराब हो जाएगी। उसके अलावा जो प्रदूषण होगा वो अलग है, साथ ही साथ बीमारियों का खतरा होगा अलग, और साथ ही साथ भविष्य में जानवर और बच्चे इनको भी जान को हमेशा खतरा बना रहेगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये है कि उनका कहना है कि हमें शासन ने इजाजत दी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इजाजत दी है लेकिन गांव के बीचों बीच इजाजत देके किसानों का भी नुकसान है, पर्यावरण का भी नुकसान है और हर चीज का नुकसान है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि शासन इसको निरस्त करे, इसको दी गई किसी भी प्रकार की परमिशन को निरस्त करे और किसानों की ये जो समस्या है इसका समाधान करे। बाकी ये इसमें फोटो वगैरह सब कुछ लगी हुई है ऑलरेडी। सर इससे पहले तहसीलदार साहब के पास चले गए थे, जो खनन के मुख्य अधिकारी अपर निदेशक, उनके पास गए थे, डीएम साहब के पास गए थे और एसडीएम साहब के पास भी गए थे। उन्होंने यही कहा कि ये जो एप्लीकेशन आपके ऊपर भेज दी गई है, लेकिन सर बात ये है कि अभी करीब आधा 1 महीना हो चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये है कि ग्रामीणों ने जो विरोध किया था उस वजह से कृष्ण स्वामी ने खनन तो रोक दिया है, लेकिन अभी उसको जो गड्ढा बना दिया था उसको भी भरा नहीं है। तो हाँ, बरसात का मौसम है तो इस वजह से जमीन को लगातार खतरा बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो गड्ढा भी भर दिया जाए और साथ ही साथ जो परमिशन दी गई है वो निरस्त कर दी जाए। 10 में जब रगसिया नाले पे अतिक्रमण के संबंध में 2010 से उसकी प्राथमिकी तहसील के अदने से कर्मचारी पटवारी बंदोबस्ती मिश्रा को मैंने लिख करके भी दिया कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है रगसिया नाले के दोनों छोरों पे। और मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में इरिगेशन से जो संबंध रहता है, इरिगेशन से संबंध है, इन्होंने प्रत्युष सिंह जी उस समय सिटी में तहसीलदार होते थे, तहसीलदार महोदय ने हमें लिख करके दिया कि क्या कहते हैं इरिगेशन का है। तो इरिगेशन गए तो इरिगेशन वालों ने लिख दिया कि ये तहसील का है। तो इसी दरमियान मैं 2010 से रेगुलर इस संबंध में लगा हूं और रगसिया नाले पे अवैध निर्माण अभी भी जारी है, अभी भी देखा जा सकता है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो रगसिया नाले को देखें, क्योंकि हमारे वहाँ शहर के अंदर पर आवाजाही में बहुत बड़ा जाम लगता है और इससे निजात पाने के लिए रगसिया नाले के जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए तो शायद हल्द्वानी की यातायात समस्या सुलझेगी।